लोकसभा चुनाव अपने मध्य में आ चुका है। चुनावी कैंपेन अपने चरम पे है। मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पक्ष और विपक्ष के सारे नेताओं के बीच में वाक युद्ध जोरों पे है। चुनावी समीकरण और चुनावी कैंपेन जनता के वास्तविक मुद्दों को पीछे छोड़ पूरी बिसात हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे आ चुकी है। हिंदुत्व का ये मुद्दा बीजेपी को थोड़ा सूट भी करता है, क्योंकि बीजेपी और उससे पहले जब बीजेपी से पहले जनसंघ हुआ करती थी, ये एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में, उस छवि के रूप में ही अपना चुनाव कैंपेन करती है। इस बीच आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुस्लिम नेता की जिसने वाजपेयी के साथ मिलके इसी हिंदुत्ववादी बीजेपी के संगठन की नींव रखी थी। हाँ दोस्तों, इस हिंदुत्ववादी एजेंडे पे चलने वाली बीजेपी की नींव रखने वाले 4 प्रमुख नेताओं में एक मुस्लिम चेहरा भी था। इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले एक महिला बैठी है जो विजया राजे सिंधिया है, वसुंधरा राजे की माता विजया राजे सिंधिया, जो बीजेपी की फाउंडर मेंबर थी, ग्वालियर की महारानी। उसके बाद बैठे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद बैठे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और उसके बाद एक शख्स और दिख रहा है। इस शख्स का नाम है सिकंदर बख्त, और ये फोटो है 6 अप्रैल 1980 की, जब बीजेपी का गठन हुआ था दिल्ली के लाल कोटारा मैदान में। ये सिकंदर बख्त एक मुस्लिम चेहरा जिसकी कहानी में बीजेपी के गठन की बात भी आती है, लेकिन इसकी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है और इसमें कई पड़ाव है। ये वो शख्स है जिसकी जब मौत हुई थी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दामन पे सवाल या निशान खड़े हुए थे। इसकी मौत भी अपने आप में कुछ रहस्यों को, कुछ कॉन्स्पिरेसी को की तरफ इशारा करती थी। आज हम उस कॉन्स्पिरेसी की भी बात करेंगे और इस व्यक्ति की भी बात करेंगे जिसे आरएसएस कभी मोहम्मद अली जिन्ना का कमांडर कहता था, लेकिन यह शख्स अपनी पारी खेलते खेलते वाजपेयी के साथ हिंदुत्ववादी बीजेपी की नींव रखने तक पहुंच गया। जानते हैं इस पूरी कहानी को। सिकंदर बख्त की कहानी शुरू होती है 1918 दिल्ली के कुरैशी नगर इलाके से, जहां एक तंबाकू व्यवसायी के घर पे पैदा हुए थे सिकंदर बख्त। बहुत बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे। एंग्लो अरेबिक हाई सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास की और उसके बाद एंग्लो अरेबिक कॉलेज से, ग्रेजुएशन कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जिसे आज की डेट में डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज कहा जाता है। हॉकी प्लेयर थे, बेहतरीन पढ़ाई की थी, इसलिए अंग्रेजों के ज़माने में एक सप्लाई डिपार्टमेंट में उन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली। ये दौर था 1945 का, जब देश आज़ादी के पड़ाव पे खड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगों की निशानी बन चुका था। पूरा देश गवाही दे रहा था। ऐसे में सिकंदर बख्त की नजरें टकराई एक महिला, एक लड़की राज शर्मा से। राज शर्मा एक हिंदू लड़की थी और सिकंदर बख्त एक मुस्लिम चेहरा। उन दोनों में मोहब्बत हो गई। पूरे देश में हिंदू मुसलमान दंगों की आग लगी हुई थी और उसके बीच में एक हिंदू लड़के और एक माफी चाहते एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की के बीच में मोहब्बत पनप रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने शादी कर ली और कुरैशी नगर को छोड़ के वो करोल बाग शिफ्ट हो गए। लेकिन खासियत बात यह थी कि सिकंदर बख्त ने कभी भी राज शर्मा का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। राज शर्मा हमेशा अपने धार्मिक मामलों के लेकर स्वतंत्र रही, सिकंदर बख्त के साथ रहते हुए भी। 1950 का दौर आया,
कांग्रेस ऐसे चेहरों को ढूंढ रही थी जो सांप्रदायिक सौहार्द की निशानी हो, और सिकंदर बख्श से बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का कोई चेहरा बन नहीं सकता था। ऐसे में कांग्रेस ने सिकंदर बख्श से आग्रह किया और कांग्रेस ज्वाइन करवाई। 1952 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़वाया, लोकसभा का नहीं, नगर निगम का। दिल्ली से उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़वाया सिकंदर बख्त को, और सिकंदर बख्त भारी मतों से जीत के दिल्ली की नगर पालिका पहुंच गए। वहां से 1967 तक वो नगर पालिका में ही अपना कार्यकाल करते रहे और लगातार जीतते रहे। फिर दौर आया इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी और सारे पुराने कांग्रेसियों के बीच में एक तरह की तकरार बन गई। आखिरकार 1969 में जब कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने इंदिरा गांधी को बाहर करके कांग्रेस ओ एक नई संगठन बना दी, और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर एक नया संगठन बनाया, तो सिकंदर बख्त कांग्रेस के पुराने नेताओं के साथ चले गए कांग्रेस ओ के साथ। यह उनकी बड़ी राजनीतिक भूल थी और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा आपातकाल के दौर में। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो सारे इंदिरा विरोधी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस वक्त बारी सिकंदर वक्त भी आई और उन्हें भी हरियाणा के रोहतक जेल में 10 महीने के लिए डाल दिया गया। उसके बाद वो आपातकाल खत्म हुआ और जेल से छूटे तो उन्होंने जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण की गुथी हुई मिलीजुली एक पार्टी जिसमें सारे इंदिरा विरोधी नेता थे, सारे इधर से उधर से लाए हुए पुर्जों से एक गाड़ी बनाई गई जो ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। लेकिन उस समय जनता पार्टी के टिकट से उन्होंने चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लोकसभा के चुनाव में उनके समर्थन में भाषण देने के लिए आए थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। यहां से शुरू होता है उनका एक नया दौर और दोस्ती का दौर, सिकंदर बख्त और वाजपेयी की दोस्ती का दौर। वो दोस्ती परवान चढ़ी 1980 तक आते आते। खैर, जनता पार्टी की एक बार सरकार बनी मोरारजी की, और उसमें उन्होंने उनको शहरी विकास मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई। लेकिन जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी थी, केवल 2-2.5 साल में ही सारे नेता बिखर गए थे। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया और जनसंघ के सारे नेता एक नई पार्टी का गठन कर रहे थे। सिकंदर बख्त के सामने भी कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ इंदिरा गांधी थी जिसके साथ वो जा नहीं सकते थे, और उसके सामने दिल्ली में, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन क्योंकि वो दिल्ली से आते थे तो दिल्ली में 2 ही विकल्प थे, या तो वो इंदिरा गांधी के साथ जाते या इंदिरा गांधी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। ऐसे में उन्होंने दोस्ती का दामन थामा और अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़ के उन्होंने बीजेपी के संस्थापक सदस्य के रूप में बीजेपी ज्वाइन की। उसका फायदा भी उन्हें मिला। सबसे पहले वो बीजेपी के महासचिव बने और 1984 तक आते आते वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए। लेकिन फिर 1984 का लोकसभा चुनाव आता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की एक बहुत ऐतिहासिक जीत होती है और बीजेपी की ऐतिहासिक हार। एक मशहूर नारा संसद में गूंजता है, राजीव गांधी का तंज, हम दो हमारे दो, क्योंकि वाजपेयी आडवाणी सारे नेता चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी के सिर्फ 2 ही सांसद संसद तक पहुंचते हैं। ऐसे में वाजपेयी के राजनीतिक कैरियर पे एक कॉमा आ जाता है और सूरज उदय होता है लाल कृष्ण आडवाणी का। वो दौर था 10 सालों का जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के रूप में बीजेपी को जाना जाता है और बीजेपी में हिंदुत्व एजेंडे की एक लहर आती है। साफ तौर पे उस एजेंडे में सिकंदर बख्त के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आडवाणी हिंदुत्व के एजेंडे में वाजपेयी की समर्थन के बगैर, वाजपेयी की सहमति के बगैर राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी के साथ कूद जाते हैं और वाजपेयी का सम्मान बरकरार रहता है, लेकिन उस आंदोलन में वाजपेयी की कोई भूमिका नहीं रहती और सिकंदर बख्त की भी बीजेपी में कोई विशेष जगह नहीं रहती।
लेकिन जैसे कि बीजेपी में मुस्लिम नेताओं के साथ होता है, उनको कंपल्सेशन के तौर पे राज्यसभा से संसद में पहुंचा दिया जाता है। वैसे ही 1992 से लेकर 2002 तक सिकंदर बख्त को भी राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर करीब 2 साल तक वो संसद में विपक्ष के नेता की भी भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर 1995 का दौर आता है, अचानक से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है और आडवाणी को पता चलता है कि बिना वाजपेयी के हम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बन सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक चेहरा जरूरी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी की एंट्री होती है 1995 में वापस धमाकेदार, और उसके साथ साथ सिकंदर बख्त के भी दिन फिरते हैं। ऐसे में 1996 में वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया जाता है सिकंदर बख्त को। लेकिन अफसोस वाजपेयी की गवर्नमेंट 13 दिन में ही गिर जाती है, तो सिकंदर बख्त मात्र 10 दिन के लिए भारत के विदेश मंत्री रहते हैं और फिर अपना राज्यसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। 1998 में जब वाजपेयी की वापस सरकार बनती है तब तक सिकंदर बख्त 80 की उम्र को टच कर चुके होते हैं, तो उनको कोई मंत्रालय नहीं देते। लेकिन कंपल्सेशन के तौर पर उन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा जाता है और 2002 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाकर सहर्ष ससम्मान राजनीतिक विदाई दे दी जाती है। लेकिन वहां पर उनकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आता है, वो अपने राज्यपाल का कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाते हैं। 2004 फरवरी में अचानक उनके पेट में दर्द होता है। उन्हें केरल के तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, जहां पर डॉक्टर उनकी प्राथमिक जांच करके कुछ एंटीबायोटिक देके वापस राजभवन भेज देते हैं। लेकिन 3 दिन बाद वापस उन्हें पेट में अचानक एक जोरों का दर्द होता है, तो उन्हें वापस मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, जहां पर अचानक से खुलासा होता है कि उनके पेट में जबरदस्त गैंग्रीन हो चुका है और तत्काल उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भयंकर गैंग्रीन केवल 3 दिन में तो नहीं होता है। 3 दिन पहले जब उनके पेट में दर्द किया गया तब उनकी पूरी जांच नहीं की गई और उन्हें टालमटोल करके वो एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से वापस एक राज्यपाल को वापस भेज दिया जाता है। और फिर जब 19 फरवरी को उनके शल्य चिकित्सा की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है उनकी आंतों का इमरजेंसी में, तो ऑपरेशन टेबल पर ही उनका देहांत हो जाता है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर केरल में उनका राज्यपाल में नियुक्ति की, जहां पर उनकी विपक्षी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने राज्यपाल की स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। और यहीं पर वामपंथी बीजेपी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्यपाल की ऐसी संदिग्ध मृत्यु हुई तो उन्होंने किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों नहीं गठित की। रिजल्ट कोई भी हो, लेकिन बीजेपी का मुस्लिम चेहरा, बीजेपी का संस्थापक सदस्य एक ऐसी मौत मरता है जो बहुत सारे रहस्यों को जन्म देता है, बहुत सारी साजिशों की तरफ इशारा भी करता है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। खैर, सिकंदर बख्त हमने शुरुआत में कहा था कि वो जिन्ना का कमांडर कहा जाता था, वो भी बात हम आपको बता देते हैं। 1952 से लेकर 1969 तक, जब तक वो कांग्रेस के साथ थे, तब तक आरएसएस लगातार उनके खिलाफ अपने मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर के अंदर लिखता रहा और उनको जिन्ना का कमांडर बताता गया। जिन्ना का वो कमांडर जो हिंसा की हरकतें करता था, हिंसक आंदोलन में इन्वॉल्व था, उसके बारे में उनकी उलझुल बातें की जाती थी। लेकिन वही आरएसएस जब बीजेपी के साथ रहते हैं और केरल के राज्यपाल के रूप में उनकी मृत्यु होती है और बीजेपी सरकार उनके पद्म विभूषण से उनको नवाजती है, तब वही आरएसएस उनको एक बड़ा दार्शनिक और बड़ा विचारक बताती है। राजनीति में आपकी जो पोजीशन है वो लोगों की आपके प्रति बात और सुर को डिसाइड करते हैं। ये बात सिकंदर बख्त की जिंदगी से हमें पता चलता है कि जो आरएसएस उन्हें जिन्ना का कमांडर कहती थी किसी जमाने में, वही आरएसएस उनको बड़ा दार्शनिक और विचारक भी कहने लगी।
खैर, ये दास्तां थी बीजेपी के मुस्लिम चेहरे की, बीजेपी के मुस्लिम नेता की, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलके बीजेपी की नींव रखी, एक ऐसी पार्टी की नींव जिसको छवि है मुस्लिम विरोधी की। फिर ऐसे ही दिलचस्प पॉलिटिकल किस्सों और कहानियों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।